हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का वन डे रिवीजन। वन डे रिवीजन में हम लोग देख रहे थे टीडीएस और टीसीएस चैप्टर। टीडीएस में 194 आई सेक्शन तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवा के दिया था। अब हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करने से पहले टीसीएस को देखेंगे। जी हाँ, पहले हम लोग टीसीएस को देख लेते हैं। बड़ा छोटा-सा कांसेप्ट है और फाइनेंस एक्ट 2020 में उसमें अमेंडमेंट भी आया हुआ है, तो हम लोग पहले टीसीएस को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स का वन डे रिवीजन वीडियो है, जहाँ पर 15 से 18 घंटे में पूरे डायरेक्ट टैक्स को मैंने केवल ना रिवाइज करवा के आपको दिया है, बल्कि जहां भी हो सके प्रैक्टिकल भी सॉल्व करवाया है और एग्जांपल्स भी लिए हैं। और उसके अलावा जो है केस लॉज का भी रेफरेंस लिया है। सारे नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, सर्कुलर, सारी चीजों को मैंने यहाँ पर कवर करते हुए ये वीडियो बनाया है। ये आपके फाइनेंस एक्ट 2020 पर बेस्ड है, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के हिसाब से है। यानी कि आप अगर 2021 में ये सब एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, सीएस, सीएस या सीएमए फाइनल का, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं टीसीएस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस में दो लोग होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अगर आपने कुछ बाई किया तो आप पैसा का पेमेंट करोगे। पैसा का जब पेमेंट करने के लिए जाओगे ना, तो सेलर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा, जो दाम है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा। क्यों मांगेगा? तो टैक्स टैक्स के नाम पर मांगेगा, इसलिए बोलते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यानी कि कौन पे करता है? बायर पे करता है। किसको पे करता है? सेलर को पे करता है। ठीक है, और सेलर बाद में डिपार्टमेंट को जाके जमा करेगी, वो कहानी अलग आती है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो टीसीएस में दो लोग होते हैं, बायर और सेलर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बायर क्या करता है ना, सेलर ने क्या किया ना, इसको सामान दिया होगा या सर्विस दिया होगा, जो भी हमारा स्पेसिफाइड चीजें हैं वो दी होगी। उसके अलावा अमाउंट और उसके ऊपर टैक्स, ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इसीलिए इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर सेलर क्या होता है, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आपका जो है ना बहुत सारा सेक्शन है। जैसे कि 206 सी का सबसेक्शन 1 है। सब सेक्शन के साथ आपको याद रखना है, इसमें आपका बहुत सारा रेट आता है। 1% का रेट आता है, और उसके बाद 2.5% का रेट आता है, और 5% का रेट आता है। 1, 2.5 और 5% का रेट आता है। फिर 1C क्लॉज है, जिसमें आपका देखोगे 2% का रेट आता है। उसके अलावा जहां तक बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ नए सेक्शंस को भी इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, एक और क्लॉज आता है 1F का, मोटर व्हीकल वाला। मोटर व्हीकल का 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो 1% से रेट से लेकर यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके अलावा जो है ना, एक आपका 206 सी का 1H आया है। ठीक है, 1H आया है। और दूसरा क्लॉज आपका क्या होता है कि एक 1H आया है, एक 1G आया है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबके रेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इन स्पेसिफाइड जगह पर ही केवल टैक्स कलेक्ट किया जाता है, बाकी सारी जगह पर कलेक्ट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो ये बायर सेलर का डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, तो ये सेलर की डिफिनेशन की जब बात करें तो 206 सबसेक्शन सी सबसेक्शन 1 के लिए 1 में बहुत सारी चीजें दी गई है। सबसेक्शन 1 में बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके बाद स्क्रैप, फिर मिनरल्स, उसके बाद टेंडू लिव्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये 1 में आता है। उसके बाद 1C में भी ये डिफिनेशन ही सेम डिफिनेशन कवर करता है। 1C जो है वो क्या बताता है? 1C आपको बताता है पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग के बारे में। ठीक है, उसके अलावा जो आपका एक और सेक्शन आएगा 1F करके। ठीक है, एक सेक्शन आएगा 1F करके, उसके लिए भी ये डिफिनेशन जो है वो रिलीवेंट है, उसके लिए भी ये डिफिनेशन जो है रिलीवेंट है। 1F में आपने देखा था कि मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट करता है तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है 1% के रेट से। ठीक है, तो अब सेलर की परिभाषा में लोग बात करते हैं, सेलर किसको कहा जाएगा? तो सेलर कहा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन को। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी भी और कॉर्पोरेशन को भी। अथॉरिटी जो कि सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत बनाया गया है, उसको भी सेलर कहा जाएगा। कंपनी, फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी सेलर कहा जाएगा। जी हाँ, इतने लोगों को सेलर कहा जाएगा। उसके अलावा इंडिविजुअल हक को एक ही शर्त में सेलर कहा जा सकता है, जब उसका प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का बिजनेस है तो 1 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा है टर्नओवर। बिजनेस है तो 1 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, प्रोफेशन है 50 लाख से ज्यादा है टर्नओवर, तभी ये सेलर कहलाएगा इंडिविजुअल हक। तो इतने सारे लोग सेलर कहलाते हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब जहां तक बात करते हैं बायर में, बोला गया कि कोई भी पर्सन बायर कहलाता है इसमें, लेकिन कुछ लोग इंक्लूड नहीं होंगे। पहला, पब्लिक सेक्टर कंपनी इंक्लूड नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब जो बायर में इंक्लूड ही नहीं होगा, तो ये सब सेक्शन के तहत जो है टीसीएस वाला प्रोविजन नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं आएगा। अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन पर्पस के लिए, यानी कि यहां पर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो इस डिक्लेरेशन की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए करते हो, ट्रेड के लिए नहीं करते हो, तो फिर भी आप बायर के डेफिनेशन में नहीं आते हो। फिर लोकल अथॉरिटी सेक्शन 10 के सबसेक्शन 20 में बताया गया है, वो भी बायर की परिभाषा में नहीं आता है। उसके बाद जो फॉरेन स्टेट या उसका एंड क्लब होता है, फॉरेन स्टेट या फिर क्लब होता है, जिसको एम्बेसी, हाई कमीशन, कंसुलेट या फिर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो, वो सभी बायर की परिभाषा में नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं कि सेलर की परिभाषा और बायर की परिभाषा जो है आपने देख ली होगी।
अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो है टीडीएस में जैसा आपने देखा था ना पैन फर्निश करना ज़रूरी होता है, यहाँ पर भी पैन फर्निश करना ज़रूरी होता है। अगर पैन फर्निश नहीं किया तो जनरली बताया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट बताया गया है, जो स्पेसिफाइड रेट है, जो हम लोग जानेंगे स्पेसिफाइड रेट क्या होता है, या 5% व्हिचएवर इज़ हायर का जो है ना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा अगर पैन फर्निश नहीं किया तो। बायर एंड सेलर दोनों का पैन जो है वो हर डॉक्यूमेंट्स पे, हर कॉरेस्पॉन्डेंस पे होना चाहिए। नहीं हुआ तो स्पेसिफाइड रेट और 5% व्हिचएवर इज़ हायर की रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो पैन वाला प्रोविजन है वो नॉन रेजिडेंट को अप्लाई नहीं होता है अगर उसका इंडिया में पीई नहीं है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो फिर ये आपका पैन वाला कंडीशन उनको अप्लाई नहीं होता है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर पैन नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट, लोअर रेट या फिर नो रेट वाला डिक्लेरेशन जो होता है, या फिर आपका लोअर रेट या नो रेट वाला जो है ना, मतलब टैक्स कलेक्ट मत करो उसके लिए डिक्लेरेशन होता है, उसमें भी बोला कि अगर पैन नहीं है तो वो दोनों डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। यानी कि पैन अगर नहीं है तो फिर आपको हायर रेट तो लगेगा ही, उसके अलावा आपका डिक्लेरेशन या फिर एओ का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं होगा, एओ सर्टिफिकेट ही नहीं देगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो नया सेक्शन आया है 1H करके, क्लॉज नंबर 1H करके, 1H करके जो नया क्लॉज आया है उसमें आप देख सकते हो कि अगर अगर मान लीजिए कि पैन नहीं है, अगर नो पैन है तो यहाँ पर 5% के रेट से जो है टीडीएस लग जाता है, सॉरी 1% के रेट से, नो पैन तो 1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। पैन नहीं है तो भैया 1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा, यहाँ पर हम लोगों को कहानी में देखना है। उसके अलावा देखिए ये वाला प्रोविजन तो जो था, ये जो पैन वाला प्रोविजन है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जिसका स्पेशली बताया कि पैन नहीं है तो इतना परसेंट से टैक्स लेंगे, तो फिर वो बात अलग है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब में बोला कि आपका स्पेसिफाइड रेट और 5% विचएवर इज हायर, स्पेसिफाइड रेट और 5% विचएवर इज हायर। बाकी सब जो दो तीन क्लॉज ऐसे मिलेंगे ना आपको, ये क्लॉज खुद के बारे में बोल देता है कि मेरे को अगर पैन नहीं दिए तो फिर कितना रेट लेंगे। ये वाला 1G क्लॉज भी जो होता है ना वो खुद के बारे में बोल देता है कि अगर पैन नहीं दिए तो फिर कितना रेट लेंगे, तो इसीलिए उन सब पर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब पर एप्लीकेबल है जो भी स्पेसिफाइड रेट होगा और 5% विचएवर इज हायर होगा। पैन नहीं है तो डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। अभी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोविजन के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं टीसीएस के रेट्स के बारे में, हम लोग बात करते हैं रेट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये 1% का रेट सब क्लॉज 1 में दिया गया है। उसके बाद 2.5% का रेट भी सब क्लॉज 1 में दिया गया है और 5% का रेट भी सब क्लॉज 1 में दिया गया है। लेकिन ये जो 2% का रेट है ना, ये आपका 1C में दिया गया है। 2% का रेट जो है ना 1C में दिया गया है। अब 1% में कौन कौन से फॉल करेंगे, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जी हाँ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आपको याद होगा जीएसटी में कि आपने आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 12 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखा था, उसमें साफ साफ देखा था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में बोला गया है कि भैया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर टीसीएस लगेगा। उसके बाद स्क्रैप के बारे में बोलता है कि अगर एज सच स्क्रैप को आप सेल नहीं करते हो, मतलब क्या बोलते हैं, नॉट यूजेबल एज सच, मतलब नॉट यूजेबल है एज सच, सेल नहीं, नॉट यूजेबल, अगर एज सच यूजेबल नहीं है, नॉट यूजेबल एज सच, एज इट इज फॉर्म में अगर नॉट यूजेबल है तभी वो स्क्रैप यहां पर आ जाएगा। ऐसा प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो सारे स्क्रैप नहीं आएंगे, जो नॉट यूजेबल एज सच है वो वाले स्क्रैप आएंगे। 1% रेट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का भी 1% रेट। उसके जहां तक बात करते हैं कि जो मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नेट और आयरन ओर, मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नेट और आयरन ओर, इस पर भी जो है ना आपका कितना रेट आएगा, उस पर भी आपका आएगा, आपका जो क्या बोलते हैं उसको 1% का रेट आएगा। तो ये 1% रेट वाली तीन कहानी हम लोगों ने देखी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप और मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नेट और आयरन ओर। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे टीडीएस में आपने देखा था कि अगर स्पेसिफाइड डेट के बीच में पेमेंट किया जाता है, जो स्पेसिफाइड डेट हमने देखा था 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, यानी कि कोरोना का फर्स्ट वेव का ये काल था, लॉकडाउन का समय, 1 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अल्कोहलिक लीकर में रेट नहीं घटाया गया, लेकिन स्क्रैप में जो है ना टैक्स कलेक्शन का रेट घटा के 0.75% कर दिया गया है इस स्पेसिफाइड रेट में, तो स्क्रैप के रेट में। फिर मिनरल्स भी, इसमें भी 1% से घटाकर मिनरल्स वाले में भी 7.5% कर दिया गया है अगर इस डेट के बीच में कलेक्ट होता है तो। ठीक है, ये बात आपने जानी। उसके अलावा 1% का रेट क्या और किसी को है, जी हाँ, 1% का रेट और भी है मोटर व्हीकल का। मोटर व्हीकल के मामले में अगर 10 लाख से ज्यादा पेमेंट किया जाता है तो 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी 1F क्लॉज में ये वाली बात दी गई है, मोटर व्हीकल के बारे में 1F में दिया गया है। मोटर व्हीकल के बारे में कहा दिया गया है, तो 1F में दिया गया है। यहां पर भी 0.75% अगर 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में पेमेंट किया गया है तो यहां पर भी 0.75% होगा 1% से घटकर। अब जहां तक बात करते हैं कि मोटर व्हीकल के बारे में सर्कुलर था, एक सर्कुलर 22/2020
2016 ये क्या बोलता था कि ओनली रिटेल लेवल पर यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा का मोटर व्हीकल का पेमेंट हो रहा है तो 1% टीसीएस कटेगा। ठीक है, तो ओनली रिटेल लेवल पर, यानी कि अगर आप मान लो मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो तो 10 लाख से ज़्यादा भी पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर 1F क्लॉज आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका गाड़ी लग्जरी है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 लाख से ऊपर गया तो 1% टैक्स कलेक्ट होगा। उसके बाद ईच व्हीकल बेसिस पर 10 लाख कैलकुलेट किया जाएगा। हर व्हीकल यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं देखना, ईच व्हीकल, एक व्हीकल का दाम 10 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि अगर सेलर इंडिविजुअल हफ है और जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज़्यादा था और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा था, तो ही यहाँ पर 1F एप्लीकेबल होगा, तो ही 1F एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल हफ के केस में, अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा या फिर 50 लाख से ज़्यादा था। ठीक है, तो ये बात आपने जानी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे 2% वाले रेट के बारे में। 2% वाला रेट किस क्लॉज में दिया गया, तो 1C क्लॉज में दिया गया। बस इतना ही अंतर है कि 2% वाला रेट 1C क्लॉज में दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपका पार्किंग लॉट था टोल प्लाजा या माइनिंग या क्वेरिंग, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग या क्वेरिंग, अगर मान लीजिए कि इसका राइट या इंटरेस्ट आप सेल करते हो या लीज पर देते हो, तो उस सिचुएशन में 2% के रेट से टैक्स कलेक्ट होगा। 2% के रेट से टैक्स कलेक्ट होगा। जी हाँ, आपका पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग के केस में 2% के रेट से टैक्स कलेक्ट होगा। अब हम लोग 2.5% वाले कैटेगरी में आते हैं। 2.5% और 5% दोनों सबसेक्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, वैसे तो इन सब में भी 5% की कहानी आएगी, लेकिन ये कहानी की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल ये 5% हम लोग अलग कैटेगरी का बात करते हैं, सबसेक्शन 1 का। ये बोलता है आपका तेंदुल लीव्स। तेंदुल लीव्स के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर तेंदुल लीव्स के बारे में क्या बोला गया है कि भाई साहब कि आपका टैक्स कलेक्ट होगा तेंदुल लीव्स के जो है ना परचेज पर, बायर सेलर के बीच में टैक्स कलेक्ट होगा 5% के रेट से। 5% के रेट से। अब ये जो 5% का रेट है ना, क्या उसको भी घटाया गया है? 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का पेमेंट किया जाता है तो इसको 3.75% कर दिया गया है। जैसा कि आपने टीडीएस में भी देखा था कि अगर 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पेमेंट किया जाता था तो वहां पर भी रेट 1.25% घटा दिया गया था 5% वालों को, साढ़े 5% वाले को। वैसे यहाँ पर भी टैक्स कलेक्शन में भी 3.75% कर दिया गया है। क्या 2% वाले पे घटाया नहीं गया है? 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में पेमेंट होता है तो 2% वाले को 1.5% कर दिया गया है। अगर इस बीच में कलेक्ट होता है तो उस स्पेसिफाइड डेट के बीच में कलेक्ट होता है तो ये बात जो है ना आपने जानी। अब जहां तक बात करते हैं 2.5% वाले को क्या घटाया नहीं गया, 2.5% वाले को 1.875% किया गया है। ये याद रखना है थोड़ा, 1.875% किया गया है, टैक्स कलेक्ट होगा इस रेट से। 1.875% के रेट से अगर 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में कलेक्शन होता है तो ठीक है, यहां तक की बातें आपने जानी। अब ये 2.5% रेट की जब हम लोग बात करते हैं, ये 2.5% रेट किसको कवर करता है, तो 2.5% रेट कवर करता है टिम्बर को, चाहे ऑब्टेन इन फॉरेस्ट या फिर अदरवाइज, टिम्बर कहीं से भी ऑब्टेन किया गया हो या अदरवाइज ऑब्टेन किया गया हो वो उसको कवर करता है। ठीक है, उसके बाद जहां तक बात करते हैं टिम्बर के अलावा अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर भी 2.5% होगा, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर भी 2.5% होगा। तो ये रेट का जो चार्ट है वो आपके सामने है। 1% में हम लोगों ने देखा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप देखा और मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर देखा, और मोटर व्हीकल का 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते तो 1% के रेट में देखा। 2% के रेट में हम लोगों ने पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वेरिंग का सेल या राइट को ट्रांसफर करते हैं तो वो वाला 2% के रेट में देखा। 2.5% के रेट में हम लोगों ने देखा कि 2.5% वाले रेट में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, 2.5% वाले रेट में हम लोगों ने देखा कि टिम्बर या फॉरेस्ट में मतलब फॉरेस्ट या फिर अदरवाइज जो है ना, ये अगर टिम्बर ऑब्टेन करते हैं तो या फिर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है तो 2.5% का रेट हमने देखा। 5% के रेट की जहां तक बात करते हैं तो ये हम लोगों ने तेंदुल लीव्स के बारे में देखा, तेंदुल लीव्स के बारे में देखा, 5% का रेट आता है। अब हमारा सेक्शन 194C 1H और 1G रह गया है, जिसको हम लोग आगे थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है ना, मैं एक सेक्शन और आपको बता देना चाहूं कि आपका एक सेक्शन आता है, ये सेक्शन ये सेक्शन देख सकते हैं, स्लाइड नहीं है शायद उस सेक्शन का, सॉरी है, यहाँ पर बना हुआ है। अभी हम लोग बात करते हैं सेक्शन 206C का 1A और 1B के बारे में अपनी चर्चा। 1A और 1B के बारे में अपनी चर्चा। मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन के बारे में, मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन के बारे में, और एक बताया था सर्टिफिकेशन के बारे में, जो कि आपने देखा है 197 और 197A में। टीडीएस में भी मैंने चर्चा की है, जिसको मैं थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं, क्योंकि टीडीएस मैंने वो वाला कवर नहीं किया अभी। अगर मान लीजिए एक बंदा रेसिडेंट है प्लस बायर है, रेसिडेंट है प्लस बायर है, और उस बंदे का किसी कारण से जो है ना वो टैक्स नहीं बनता है, ठीक है, या फिर पर्सनल पर्पस के लिए वो ले रहा है, जैसा कि बोला था कि पर्सनल पर्पस हो तो भैया बायर नहीं हो, तो वो केवल रेसिडेंट होगा, पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है। फॉर्म नंबर 27 में वो सेलर को डिक्लेरेशन देगा कि वो यूटिलाइज करेगा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, आर्टिकल, थिंग या पावर के लिए।
ट्रेड के लिए यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर के लिए यूटिलाइज करेगा और या फिर पावर जनरेट करने के लिए यूटिलाइज करेगा, उसका ट्रेड नहीं करेगा, जो भी आपसे सामान ले रहा है उसका ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, ये सेलर को डिक्लेरेशन देता है 1A में। तो फिर सेलर जो है इस डिक्लेरेशन के हिसाब से आपका जो है क्या करेगा, टीडीएस नहीं काटेगा। फिर जहां तक बात करते हैं, लेकिन सेलर की क्या ड्यूटी बनती है कि आपका डिक्लेरेशन वाले मंथ एंड के 7 दिनों के अंदर में, जी हाँ, डिक्लेरेशन जिस मंथ में उसने लिया है ना, उस मंथ एंड के 7 दिनों के अंदर में डिपार्टमेंट को देगा, जिसके पास चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के पास पहुंचेगा, एक कॉपी डिपार्टमेंट को देगा उसके डिक्लेरेशन का, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि हम लोग, एक सेक्शन आता है 206 का सबसेक्शन 9, वो बोलता है लोअर टैक्स कलेक्ट करने का सर्टिफिकेट। अगर बायर, लाइसेंसी या लीजी अगर लोअर रेट से टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है, अगर कोई भी कारण ऐसा है, तो वो असेसिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट दे सकता है वैलिडिटी पीरियड बताते हुए कि कितने दिनों के लिए ये आपका वैलिड है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने जानी। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे लिबरलाइजेशन रिमिटेंस स्कीम के बारे में, जो कि आपका 206 का 1G क्लॉज है। 1G क्लॉज है, ये फाइनेंस एक्ट 20 में डाला गया है, ये नया है, ठीक है। यही बात को मैंने तब रोक दी थी कि 1G और 1H को तब मैंने रोक दिया था। अब ये लिबरलाइजेशन रिमिटेंस स्कीम में क्या होता है, अगर एसएससी बंदा है, ठीक है, एसएससी बंदा जो कि मतलब बायर है जो कि फॉरेन करेंसी एक्चुअली में बाई करता है, ये एसएससी रेसिडेंट भी हो सकता है या नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये बायर है, इनको क्या खरीदना है, तो इनको फॉरेन करेंसी खरीदना है रिमिट करने के लिए, विदेश भेजने के लिए। अब ये बायर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, हाफ एओपी, बीवाई, फर्म, कंपनी, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये ऑथराइज डीलर को अगर टूर पैकेज प्रोग्राम के लिए जो है ना, वो ऑथराइज डीलर को देता है, फॉरेन टूर करना चाहता है, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, ओवरसीज फॉरेन टूर करना चाहता है, ठीक है, तो कोई भी अमाउंट पे करेगा ना, तो 5% की रेट से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी अमाउंट पर, ठीक है। लेकिन अगर ये पैकेज प्रोग्राम देने वाला 194C के तहत टीडीएस काट लिया था पहले से ही, टीडीएस के लिए एलिजिबल है 194C के तहत, तो उस सिचुएशन में ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 194 में सी में टीडीएस नहीं काटा गया है और विदेश टूर करने के लिए जो टूर पैकेज प्रोग्राम होता है, जिसमें सारे पैसे इंक्लूड होंगे, टिकट के पैसे, होटल्स के पैसे, ओवरऑल पैकेज है ये, ठीक है, तो ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम है, ठीक है। तो 5% के रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अगर पैन नहीं है तो 10% का रेट होगा, जी हाँ, पैन नहीं है तो 10% का रेट होगा, ये सेक्शन खुद में ही बता देता है। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर ऑथराइज डीलर को, अगर मान लीजिए कि फॉरेन एजुकेशन अब्रॉड, विदेश में पढ़ने के लिए जो पढ़ने के लिए 7 लाख से ज़्यादा फॉरेन में रिमिट किया जाता है, तो 7 लाख से ज़्यादा फॉरेन में भेजा जाता है विदेश में पढ़ने के लिए, तो ये पैसा अगर लोन लेके भेजा जाता है तो फिर टीसीएस का रेट कम है 0.5%। लेकिन अगर लोन लेके नहीं, कोई अपना पैसा भेज रहा है, तो टीसीएस का रेट है 5% का, ठीक है, एक में 0.5% और दूसरे में 5% का, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि लोन का पैसा अगर आप रिमिट करना चाहते हो फॉरेन में एजुकेशन पर्पस के लिए, फॉरेन एजुकेशन पर्पस के लिए किसी का भी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में 5% अगर पैन नहीं है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि अदर दैन लोन वाला मामला है, तो फिर 10% अगर पैन नहीं है तो। उसके अलावा अदर रिमिटेंस, कोई भी रिमिटेंस किसी कारण से अगर आप विदेश पैसा भेजना चाहते हो 7 लाख से ज़्यादा, तो 5% का टैक्स कलेक्ट होगा, और अगर मान लीजिए कि पैन नहीं है तो 10% के रेट से टैक्स जो है वो कलेक्ट होगा। ये बात हम लोगों ने जानी यहाँ पर, जो कि आपका बताता है सेक्शन 194 1G में, जो कि नया सेक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 194 1H के बारे में बात करते हैं। ये केवल गुड्स के सेल पर एप्लीकेबल होता है, सर्विस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर एक बड़ा सेलर है और बड़ा बायर है। बड़ा सेलर इसीलिए है क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का था, इसीलिए मैंने इसको बोला प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर था 10 करोड़ से ज़्यादा का था, तो वो बड़ा सेलर है। बड़ा सेलर को जो बायर पेमेंट करते रहता है और 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट करता है, यानी कि बड़ा सेलर भी है, बायर भी बड़ा है, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहा है, तो 0.1% के रेट से सेलर टैक्स कलेक्ट करेगा। अगर नो पैन तो ये जो है लिमिट 1% का आ जाएगा। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो टीसीएस आपने देखा अभी 206 का 1H वाला, C1H वाला, ठीक है, तो उसमें एक्सपोर्ट के केस में अगर फॉरेन बायर को एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर इंपोर्ट किया जा रहा है फॉरेन बायर से, तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइड में ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता, भले ही 50 लाख से एक्सीड करेगा, क्योंकि ये क्लॉज केवल गुड्स वाले को एप्लीकेबल होता है। फिर हम लोगों ने जो सेक्शन देखा था 2061, उसके बाद जो है ना 1F मोटर व्हीकल 10 लाख से ज़्यादा का पेमेंट तो 1%, और क्या बोलते हैं 1G, ठीक है, ये सब में ओवरसीज टूर पैकेज वाला जो अभी देखा था रिमिटेंस करता है वो वाला, तो इन सब में जो है ना ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी के साथ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस को हमने कंप्लीट किया। अब जो अगला वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो टीडीएस देखने वाले, जिसको मैं पार्ट 3 में ही डाल देता हूँ, टीडीएस में देखने वाले जिसको पार्ट 3 में ही डाल देता हूँ।